हरे कृष्णा। आज हम लोग इनकम टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। देखो, हमारे इनकम टैक्स में टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम का मतलब कि आप जो पैसा कमाएंगे वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा। जैसे हमारे इनकम टैक्स में एक हेड होता है इनकम अंडर दी हेड सैलरी। तो नाम से समझें, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है, आपको क्या मिलती होगी? सैलरी। और अगर सैलरी मिलती है तो उसकी इनकम टैक्सेबल होती है इनकम अंडर द हेड सैलरी में। दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, आपने उसको लेट आउट किया हुआ है, किराए पे उठाया। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो खुद या तो किराए पे रहते भी होंगे या खुद का होगा, और हो सकता है कोई पोर्शन उन्होंने या कोई घर उन्होंने किराए पे उठाया है। तो अगर आपने किराए पे उठाया है और आपको किराया मिलता है यानी रेंट मिलता है, तो वो रेंट जो है टैक्सेबल होता है इस हेड में, जो हम लोग पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। तीसरा हेड है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का। अगर आप बड़े होने के बाद सोचते हैं कि हम कोई बिजनेस करेंगे, या आपने सोचा हम खुद की प्रैक्टिस करेंगे, सीएस बनने के बाद हम जॉब नहीं करेंगे, हम अपना खुद का काम करेंगे, उसको बोलते हैं खुद की प्रैक्टिस करना। तो आपकी जो इनकम जनरेट होगी वो प्रोफेशनल इनकम जनरेट होगी, वो टैक्सेबल होगी पीजीबीपी के हेड में। फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उस हेड में टैक्सेबल होगी। चौथा हेड होता है कैपिटल गेन का। मान लीजिए आपने सोचा कि पढ़ाई लिखाई से तो कुछ हो नहीं रहा, पैसों का जुगाड़ कहां से किया जाए, तो आपने क्या किया, घर वालों की एक एक करके प्रॉपर्टीज बेचना शुरू कर दिया। आपने कहा यहीं से पैसा आज। निर्मला जी कहती हैं सर इस पे भी टैक्स चाहिए। कौन से हेड में टैक्सेबल करें? कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल करें। और एक आखिरी हेड होता है बचा खुचा हेड, रेसिडरी हेड, जिसका नाम होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आईफॉस। जिस हेड में, या ऐसे बोले जिस इनकम का पीछे 4 हेड में कहीं पे भी जिक्र नहीं होगा, वो जाती है आईफॉस में। जैसे अगर आपने लॉटरी से पैसा कमा लिया, अभी कुछ दिन पहले, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है कि एक ऑटो ड्राइवर का, पढ़ी थी आपने क्या? अच्छा हाँ, तो वो ऑटो ड्राइवर का लॉटरी निकल आई 10 करोड़ की। ऑटो ड्राइवर से वो लॉटरी जीत गया 10 करोड़ की। अब इस पे पता है वो भी खुश हो रहा है और निर्मला जी भी खुश हो रही है, क्योंकि इस पे टैक्सेशन, और इस पे टैक्सेशन काफी हाई है। फ्लैट रेट पे टैक्सेबल होती है ऐसी इनकम, 30% टैक्स है। तो ये कौन से हेड में टैक्सेबल होगा भाई? सैलरी हेड होगा नहीं, हाउस प्रॉपर्टी हेड है नहीं, पीजीबीपी का मतलब नहीं, कैपिटल गेन का मतलब नहीं, तो बचा कौन सा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये जो 5 हेड हैं, आपके एग्जाम में हर एक हेड से कम एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी हेड से कोई क्वेश्चन ना आए। तो ये पांचों हेड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन लोग शुरुआत करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी के हेड से। छोटा हेड है, इजी हेड है, क्वेश्चन आता ही आता है, समझ में भी जल्दी आएगा। तो इससे अपने जहां जहां नंबर पक्के हो सकते हैं वो तो कर लें। 5-10 नंबर आप इससे बटोर लेंगे एग्जाम में। ठीक। अब जब मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, तो अभी मैंने बताया रेंटल इनकम की बात कर रहा हूं। बेच देते हैं अगर आप वो हाउस प्रॉपर्टी, उससे आपकी इनकम आती, तो आपने ठीक कहा, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होती है, यहां टैक्सेबल नहीं होती। सर आप जो हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, केवल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं? मैं सारी तरीके की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, चाहे रेसिडेंशियल हो, चाहे कॉमर्शियल हो, चाहे फ्लैट हो,
चाहे हाउस हो, चाहे गोडाउन हो, चाहे वेयरहाउस हो, अगर आपने रेंट पे उठा रखा है तो उससे जो आपकी इनकम जनरेट होती है वो इस हेड में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होती है। जितने भी आप हेड पढ़ेंगे, पांचों हेड, उन सब में आपको एक मिलेगा चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन का क्या मतलब है सर? चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है कि हम इस हेड में किस बेसिस पे आपकी इनकम टैक्सेबल करेंगे। यूं बोलें तो भाई ऐसी क्या कंडीशंस हैं जो पूरी हो जाएंगी ताकि ये हेड अट्रैक्ट हो जाए। ओरली तो बोलने में ऐसे मैंने बोल दिया कि रेंटल इनकम यहां टैक्सेबल होगी, बट लिखा क्या है, क्या कंडीशंस हैं जिससे हमारी इनकम यहां पे टैक्सेबल होगी। और पांचों हेड में एकमात्र यही एक ऐसा हेड है जिसमें एक्चुअल इनकम तो टैक्सेबल होती ही होती है और नोशनल इनकम भी टैक्सेबल होती है। नोशनल इनकम मतलब एज्यूम्ड इनकम। इस हेड में आपको मैं ऐसे भी केसेस पढ़ाऊंगा जहां पे एक्चुअल में आपकी इनकम नहीं हुई, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा हम मान लेंगे कि तुम्हारी इनकम हुई, हमें टैक्स दे दो। हुई नहीं है, एज्यूम्ड बेसिस पे भी टैक्स ले लेते हैं। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्यार से हम और आप इसको IFHP बोल लेंगे। एग्जाम में लिखिएगा तो पूरा लिखिएगा, IFHP वर्ड यूज ना करके आप पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यूज करिए। पूरा जो IFHP है ये सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 27 में बसा हुआ है। ये जो हम सेक्शन बोल रहे हैं ये कौन से एक्ट के बोल रहे होंगे? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हम ये सेक्शंस बोल रहे हैं, जिसका जो सेक्शन 22 है ये चार्जिंग सेक्शन है, जिसको आप चार्जिंग सेक्शन भी कह सकते हैं या बेसिस ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। आपको पांचों हेड के एक तो चार्जिंग सेक्शन के नंबर याद करने होंगे। मैं आपसे सारे सेक्शन कभी नहीं है कहूंगा याद करने के लिए, नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है बच्चों के लिए, लेकिन कुछ कुछ सेक्शन कहूंगा तो भैया एक तो चार्जिंग सेक्शन मेरे दिमाग में होना चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 22, जो कि कहता है सर कि 3 कंडीशंस अगर पूरी हो जाएंगी तो हम आपकी इनकम IFHP में टैक्सेबल करेंगे। अगर 3 कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो ये हेड में आपकी इनकम टैक्सेबल होगी, नहीं तो इस हेड में आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तीनों की तीनों पूरी होंगी तो यहां पे टैक्सेबल होगी। कौन कौन सी है सर? आओ देखें। सबसे पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग। आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो रेंट मिला है वो किससे मिला हो? बिल्डिंग से। किससे मिला हो? बिल्डिंग से। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए मेरे पास कोई लैंड पड़ी है, जमीन पड़ी है, और मैंने देखा कि यार गुमटी में पार्किंग की बड़ी समस्या है, तो मैंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्टर को अपनी जमीन किराए पे दे दी कि तुम इस पे पार्किंग कराओ, 5,000 रुपए महीना मेरे को दे दिया करो और इस पे तुम गाड़ी खड़ी करवाओ। वैकेंट लैंड है, मैंने उसको किराए पे उठा दी। क्या उसमें बिल्डिंग है सर? आंसर इज नो। सर उससे रेंट मिल रहा है? आंसर इज यस। क्या वो रेंट टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस। क्या वो रेंट इस हेड में टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं हो पाएगा सर इस हेड में? पहली कंडीशन नहीं पूरी हुई सर, बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग होना जरूरी है। तो सर कहां टैक्सेबल होगा? आईफॉज में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। आईफॉज मतलब IFOS को आईफॉज बोल रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगा। या मान लीजिए जमीन है, उस पे हमने शादी के लिए उठा दिया, बहुत सारी नई चीजें होती हैं, वो सब यहां नहीं टैक्सेबल होकर के आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा। तो बिल्डिंग होना जरूरी है। उसके साथ लैंड है तो अच्छी बात है, लैंड नहीं है तो ठीक है। ऐसा कैसे होगा कि बिल्डिंग है लेकिन लैंड नहीं है? अपार्टमेंट्स वगैरह में, फ्लैट्स वगैरह में आप कह सकते हैं, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिस लैंड पे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड हो वो लैंड आपकी नहीं है, बिल्डिंग आपकी है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग होनी चाहिए कुल मिलाकर। क्या यहां पे ये लिखा है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग होनी चाहिए? नहीं जी नहीं, बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है ना?
दूसरा, द हाउस प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग है मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी। एसएससी मतलब समझते हैं ना, जिसके हाथ में आप टैक्स निकालेंगे। अच्छा, टैक्स जो है हाउस प्रॉपर्टी में लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड के हाथ में टैक्सेबल करेंगे कि टेनेंट के हाथ में टैक्सेबल करेंगे, क्या लगता है? लैंडलॉर्ड, इनकम तो लैंडलॉर्ड की होगी, एसएससी मान ली वो लैंडलॉर्ड है, तो कह रहा आप ओनर होने चाहिए तभी इस हेड में टैक्सेबल होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और मैंने अजीता को वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, मैं ओनर हूं, मैंने अजीता को वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी। अजीता ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी उठा करके नमनदीप को आगे सबलेट कर दी। वो प्रॉपर्टी सबलेट समझते हैं, आगे किराए पे दे दी। अब मेरे को जो किराया मिलेगा अजीता से वो टैक्सेबल होगा इसी हेड में जो आप पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। लेकिन सबलेट करके जो किराया अजीता को मिलेगा नमनदीप से वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों सर, अजीता के लिए ये हेड अट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंडीशन नंबर 2 नहीं पूरी हुई, अजीता उसकी ओनर नहीं है। तो टैक्सेबल तो होगा लेकिन इस हेड में ना हो करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में होगा। तो पहली कंडीशन थी देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग, दूसरी थी वो जो बिल्डिंग है या यूं बोले द हाउस प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय द एसएससी। अच्छा, कोई उस प्रॉपर्टी का ओनर है कि नहीं है ये कैसे पता चलता है? आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं कि नहीं है कैसे पता चलता है बताइए? डॉक्यूमेंट जिसके नाम पे है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बोल लीजिए, रजिस्ट्री बोल लीजिए, जिसके नाम पे है तो उससे पता चलता है। ऐसे तो मान लीजिए मैं कह दूं ताजमहल का मालिक मैं हूं, पर मेरे कहने से नहीं होता, ठीक है। हमारे इनकम टैक्स में आप जो ओनरशिप समझते हैं, जैसा आपने बताया कि डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, ये वो टाइटल देख लेंगे किसके नाम पे है, वो तो है ही है, वो तो ओनर है ही, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके अलावा भी हमारा इनकम टैक्स कुछ केसेस बताता है जहां पे वो कहेगा कि सर हम आपको डीम्ड ओनर मान लेंगे, भले लीगली आप ओनर ना भी हो लेकिन हम आपको डीम्ड कर लेंगे कि आप ही ओनर है। इसी हेड में एक सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, सेक्शन 27 पढ़ाऊंगा डीम्ड ओनरशिप का। वहां पे मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा कि अगर ये केसेस अट्रैक्ट होते हैं तो वो जो बंदा है उसी को डीम्ड ओनर मान लेंगे, भले ही वो ओनर लीगली नहीं है बट फॉर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू हम उसको डीम्ड ओनर मान लेंगे। तो जब हम ओनरशिप की बात करते हैं तो जो आप समझते हैं वो तो है, और उसके अलावा ओनरशिप ऑल्सो इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 27 जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वक्त आने पे इसी हेड में। तो देखते हैं क्या है, ओनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 27 टू बी डिस्कस्ड लेटर। तो सर पहली कंडीशन देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग, बिल्डिंग होनी चाहिए। दूसरी, हाउस प्रॉपर्टी आपकी ओन्ड होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन, क्योंकि तीनों पूरी होंगी तो ही ये सेक्शन 22 अट्रैक्ट होगा। सेक्शन 22 क्या है? चार्जिंग सेक्शन, किसका? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। देखते हैं कंडीशन 3 क्या है। द हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी हिमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। क्या मतलब है इसका? दो तो मैंने आपको समझा दी, तीसरी आप मेरे को समझा दो। द हाउस प्रॉपर्टी should not be used by the assessee himself for the purpose of his business or profession। वो अपना बिजनेस उसमें ना कर रहा हो, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है वो अपना बिजनेस उसमें ना कर रहा हो, तो मतलब कर लेगा तो गुनाह है क्या? इलीगल है? नहीं, इलीगल नहीं है, बट ये हेड अट्रैक्ट नहीं होगा। कौन सा हेड अट्रैक्ट होगा आपको लगता है? ऐसे केस में पीजीबीपी वाला हेड अट्रैक्ट होगा। मान लीजिए एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए की खुद की जगह है, उसमें वो अपना बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं, तो ये हेड अट्रैक्ट नहीं होता। अच्छा, मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास एक घर था,
उन्होंने वो घर किराए पे दे दिया एक डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने उसमें अपना प्रोफेशनल क्लिनिक खोल ली। क्या ये हेड अट्रैक्ट होता है? मिस्टर एक्स थे, उन्होंने घर किराए पे दे दिया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर शर्मा को किराए पे दे दिया। डॉक्टर शर्मा अपनी क्लिनिक चलाते हो। क्या मिस्टर एक्स को जो किराया मिलेगा वो इसी हेड में टैक्सेबल होगा? होगा, होगा जी। मिस्टर एक्स के लिए यही हेड रहेगा, क्योंकि कंडीशन 3 में ये लिखा है आप खुद का बिजनेस या प्रोफेशन ना कर रहे हो। यहां तक बात समझ में आ गई? तो 3 कंडीशन याद करनी पड़ेंगी। पहली, देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग। दूसरी, द हाउस प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय द एसएससी। तीसरी, the house property should not be used by the assessee himself। देखो फोकस करिए, himself for the purpose of his business or profession। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो आपने देखा कि सर आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक घर है जो मैंने उसको किराए पे उठा रखा है, मेरे को रेंटल इनकम आती है उस घर से। अब मैं अपने लिए अगर कंडीशन देखूं, पहली कंडीशन, बिल्डिंग है, हाँ है, घर है, बिल्डिंग बनी हुई। दूसरी, क्या मैं उसका ओनर हूं? हाँ हूं। तीसरा, क्या मैं उसमें अपना बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा हूं? आंसर इज नो, मैंने तो किराए पे उठा रखा है। ऐसे में मेरे को जो रेंटल इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगी आईएफएचपी में। मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगी। तो अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो जाती है तो आपकी इनकम इसी हेड में टैक्सेबल होती है। आईएफएचपी की जो इनकम होती है वो थोड़ी रिजिड इनकम होती है। कहने का मतलब, अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो जाती है तो नॉर्मली 99% केसेस में इसी हेड में टैक्सेबल होती है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जहां पे ये तीनों कंडीशन भले ही पूरी क्यों ना हो जाए तब भी इस हेड में आपकी वो इनकम टैक्सेबल ना होके किसी और हेड में होगी। मैं अपनी बात को दोबारा बोलता हूं, अगर कंडीशंस पूरी नहीं हो रही तो इस हेड में टैक्सेबल होती ही नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन पूरी भी हो गई तो कुछ आपको एक आधी एक्सेप्शन पढ़ाने वाला हूं, टोटल 3 जिसमें से 2 ऐसी आपको एक्सेप्शन पढ़ाने वाला हूं कि कंडीशन पूरी होने के बाद भी हम आपकी इनकम इस हेड में टैक्सेबल ना करके किसी और हेड में टैक्सेबल करेंगे। तो एक्सेप्शन में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, नाम समझिए। एक्सेप्शन में क्या पढ़ा रहा हूं कि ऐसी इनकम जो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होती है या तो किसी और हेड में, मतलब आईएफएचपी अट्रैक्ट नहीं होगा। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। द फॉलोइंग इनकम आर नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफएचपी। आईएफएचपी में टैक्सेबल नहीं होती। अब इसमें मैंने बड़े ध्यान से इसको लिखा है आपके लिए। जो पहला पॉइंट बनाया है उसमें वैसे भी ये 3 कंडीशन पूरी नहीं होती है। और मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया कि अगर आपके पास वैकेंट लैंड पड़ी हुई है और उसको आप किराए पे उठाते हैं तो आपकी किराए की इनकम यहां पे टैक्सेबल नहीं है, आईफॉस वगैरह में टैक्सेबल होगी। या अगर रूटीन नेचर का आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, या तो पीजीबीपी में होगी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगी, यहां पे टैक्सेबल नहीं होगी। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि कंडीशन पूरी ही नहीं हुई। तो ये तो एक ऐसा है जिसमें कंडीशन ही नहीं पूरी हुई तो टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं आती। अब मैंने क्या किया, मैंने जब एक्सेप्शन लिखी तो जान मुझ के मैंने कहा यार सारी एक्सेप्शन बच्चों के लिए ना एक जगह पे होनी चाहिए, तो इसलिए इसको भी लिख दिया कि अगर आपके पास वैकेंट लैंड है, उससे किराया आता है, उसकी इनकम यहां पे इस हेड में टैक्सेबल नहीं होती। और लॉजिक भी आपको समझा दिया कि क्यों नहीं होती है, क्योंकि वैसे भी कंडीशन कहां पूरी हुई, पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग। समझ में आ गई बात? पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट वैकेंट लैंड। अगर आपके पास जमीन है सर और उसको किराए पे उठाते हैं तो वो आईएफएचपी में टैक्सेबल नहीं होती। सर किस में होती है फिर? या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगी, या फिर अगर आपका रूटीन नेचर का व्यापारी है वो चीज का, हमारे पास लॉन पड़ा है, हम लोगों को शादियों पे किराए पे देते हैं, मेरा व्यापारी है, तो फिर कहां टैक्सेबल होगा? वो जो किराया मिलता है हमको, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया? पक्का? हाँ जी।
जिसकी बिल्डिंग है उसका लैंड हो या ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने बोला था बिल्कुल मैं सहमत हूं। वो कैसे? अच्छा ऐसा हो सकता है कि जो लैंड हो वो लीज पे हो, है ना, लैंड लीज पे है और हमने उस पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, तो क्या हमको अगर रेंटल इनकम मिल रही तो ये हेड अट्रैक्ट होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हाँ जी हाँ, बिल्डिंग के आप ओनर हैं तो सर हेड अट्रैक्ट होता है। तो लीज पे ली लैंड, या हो सकता है वो लैंड विवादित हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बिल्डिंग के आप ओनर है ये हेड अट्रैक्ट हो रहा है, लैंड के ओनर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, हमें मेन फोकस करना है बिल्डिंग पे। और कोई डाउट आता है यहां तक में? एक बार एक केस हुआ, केस क्या था मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो मेरे पास टोटल 100 प्रॉपर्टीज है, मैं बहुत पैसे वाला हूं, कभी घमंड नहीं किया उस चीज का। 100 प्रॉपर्टीज है मेरे पास, और मैंने क्या कर रखा है, 100 की 100 प्रॉपर्टीज किराए पे उठा रखी है, बकायदा एक ऑफिस बना रखा है, कुछ प्रोफेशनल्स वहां पे बैठा रखे हैं मैनेज करने के लिए, सीए सीएस सारे लोग बैठा रखे हैं पूरा प्रॉपर, मेरे को किराया मिलता है। अब मैं डाउट में आता हूं कि मेरे को जो किराया मिल रहा है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा। अगर देखा जाए तो मैं तीनों कंडीशन सेक्शन 22 की फुलफिल कर रहा हूं। पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग, बिल्डिंग है। दूसरी, द हाउस प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय द एसएससी, सबका मैं ही मालिक हूं, सबका मालिक है। तीसरी, द हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी हिमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन, तो मैं उनको अपने बिजनेस के लिए थोड़ा ना यूज करूं, मैंने तो किराए पे उठा रखा है। अब वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ में कहां टैक्सेबल होगी? तो इस पे केस हुआ, एसएससी का कहना था कि सर मेरा तो व्यापारी इसी चीज का है, प्रॉपर्टी किराए पे उठाने का, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो मेरा तो बिजनेस ही इसी चीज का है। किस चीज का बिजनेस है? लेट आउट का। लेटिंग आउट मेरे लिए बिजनेस एक्टिविटी है सर, और इसलिए मेरे लिए वो इनकम पीजीबीपी गेट में टैक्सेबल करिए। डिपार्टमेंट का कहना था नहीं जी नहीं, सेक्शन 22 की कंडीशंस पूरी हो रही हैं चार्जिंग सेक्शन की, तो वो इनकम आईएफएचपी में ही टैक्सेबल होगी। विवाद समझ पा रहे हैं आप? केस गया कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। क्या लगता है, तुक्का मारो, सुप्रीम कोर्ट ने किसके फेवर में जजमेंट दिया होगा? कौन से हेड में टैक्सेबल करने के लिए कहा होगा? दो ऑप्शन दे रहा हूं, बस ज्यादा नहीं दे रहा हूं, आईएफएचपी में कि पीजीबीपी में। कितने लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीजीबीपी में? ओके, कितने लोगों ने कहा आईएफएचपी? ओके, मजेदार बात यह है कि दोनों ही बच्चे सही है। ऐसा कभी कभी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर अगर वो प्रॉपर्टीज कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ध्यान से, इतना डेप्थ में कोई नहीं बताएगा आपको जल्दी, अगर वो प्रॉपर्टी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है जिनका व्यापार आपका है कि आप उसको किराए पे उठाते, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं और आपका लेटिंग आउट ही बिजनेस एक्टिविटी है, तो वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में, यहां टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, अंतर समझते हैं आप ना, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी यानी किराए पे किसी को दिया, वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी वहां कर रहा है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी को दी, वो वहां पे रह रहा है। यानी अगर आपके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप किराए पे उठाते हो और आपका बिजनेस ही इस चीज का है, लेटिंग आउट आपकी बिजनेस एक्टिविटी, बट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की, तो वो टैक्सेबल होगी आईएफएचपी। यानी एक्सेप्शन ये बना कि अगर किसी की लेटिंग आउट ही बिजनेस एक्टिविटी है, एक्सेप्शन क्या बना कि अगर किसी का बिजनेस एक्टिविटी यही है लेट आउट करना, कौन सी प्रॉपर्टी? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। ऐसे केस में उसके लिए वो जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी पीजीबीपी में, ना कि यहां पे, बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बट अगर आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसका बिजनेस ही आपका किराए पे उठाना ही है, तो यही टैक्सेबल होगी आईएफएसपी में। और अगर बिजनेस नहीं है किराए पे उठाना,
इस चीज का लेटिंग आउट का मेरा बिजनेस नहीं है, 2-4 प्रॉपर्टी किराए पे उठा रखी, बिजनेस नहीं है मेरा ये, तो इसी में टैक्सेबल होनी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो चाहे रेसिडेंशियल। बात समझिएगा, तर्क समझिएगा, अदरवाइज आप कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाएं। मान लीजिए मेरे पास एक शॉप है, मैंने किराए पे उठा दी, जिसको किराए पे दी वो अपनी बिजनेस कर रहा है, उसमें मेरे को रेंट मिलता है, कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? आईएफएचपी में। ऐसा नहीं बताया मैंने आपको कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट हमेशा इसमें टैक्सेबल नहीं होता, नहीं, मैंने कहा अगर किसी का बिजनेस ही है लेट आउट करने का कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को, उसके लिए इनकम टैक्सेबल होगी पीजीबीपी के हेड में। पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस का एक हेड बना हुआ है जो आप पढ़ेंगे, 5 हेड में आपको पढ़ाऊंगा। प्रॉफिट एंड गेन्स, फुल फॉर्म अगर आप लिख रहे हैं तो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं जिसका बिजनेस ही आपका किराए पे उठाने का है, तो पीजीबीपी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यही हेड अट्रैक्ट हो रहा है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, कौन सा? आईएफएचपी। अब आप सेकेंड वाली एक्सेप्शन पढ़िएगा, income earned by an SSC who is engaged in the business of letting of commercial property। बहुत ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिए, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इनकम किसकी हुई? ऐसे एसएससी की जिसका बिजनेस है, काहे का बिजनेस है सर? कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज किराए पे देने का, उसके लिए इनकम जो होगी वो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगी, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। बट अगर आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज किराए पे देने का बिजनेस है तो फिर आईएफएचपी ही अट्रैक्ट होगा, पीजीबीपी का हेड अट्रैक्ट नहीं होगा। यहां तक में अगर कोई दिमाग में डाउट आता है, कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, बिजनेस का मतलब ही हम ये मानने की कोशिश करेंगे कि एक बिग स्केल पे वो काम करता होगा, है ना। मान लो एक ही मेरे पास एक ही शॉप, एक ही कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, मैंने उसको किराए पे उठा दिया, मैंने कहा मेरा बिजनेस ही है, तो फिर उसको बिजनेस नहीं, बिजनेस मतलब फिर वो आपका वो जस्टिफाई कर रहा हो कुल मिला करके। तो ये जो कोर्ट के डिसीजंस होते हैं ना, ये फैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। हमारे लिए तो एग्जाम में क्या होगा, जब आप पहुंचेंगे एग्जाम में तो आपके लिए तो साफ साफ बताएगा कि सर उसका बिजनेस है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे उठाने का, ये नहीं बताएगा बिग स्केल स्मॉल स्केल, नहीं, यही बोलेगा बिजनेस है सर उसका। बताइए सर कौन से एडमिट एक्सेल करेंगे? तो पीजीपी में करेंगे। क्लियर हो गया? और कोई डाउट आता हुआ? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का मतलब पूछ रहे हैं। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेटा कोई शॉप हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, गोडाउन हो सकता है, वेयर हाउस हो सकता है, रहने के अलावा किसी और चीज के लिए आपने जो किराए पे दिया है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई शॉपिंग मॉल हो सकता है, ये सब कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। क्लियर? और कोई डाउट, कुछ पूछना है, कुछ भी दिमाग में आता है, अगर आपके दिमाग में आए, देखिए बिल्कुल क्लियर कर दो, तो प्लीज पूछते रहिएगा, इससे हमको भी अच्छा रहेगा, क्लास थोड़ी सी इंटरेक्टिव रहेगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। डाउट होगा आपको पूछ लीजिएगा, मेरे को आता होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं आता होगा तो मना कर दूंगा। कोई डाउट? नहीं? अब जरा एक चीज और बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई भी हाउस प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं, जब भी हम हाउस प्रॉपर्टी वर्ड बोलते हैं तो आपको केवल रेसिडेंशियल लगता है कि कॉमर्शियल लगता है, क्या लगता है? हाउस प्रॉपर्टी बड़ा वर्ड है जिसके अंदर रेसिडेंशियल कॉमर्शियल सब आ जाएगा, हेड का नाम ही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी ब्रॉडर वर्ड है, शायद सब कुछ आ जाएगा। तो आपको क्या, देखो मान लीजिए हमने किसी को ना हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दी, तो कई बार ऐसा होता है कि हमने उसको हाउस प्रॉपर्टी जो किराए पे दी वो अलोंग विद फैसिलिटीज दी, अलोंग विथ फर्नीचर दी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं, अब मान लीजिए मेरे को ना ये जगह छोटी पड़ने लग गई है, हजारों लाखों बच्चे खड़े हैं कि पढ़ेंगे तो विक्की सर से पढ़ेंगे। मैंने क्या किया, मैंने ना एक ऑडिटोरियम किराए पे ले लिया, हमने कहा अब जैसे रागेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में आपकी क्लासेस हुआ करेंगी, मान लेते हैं वहां का किराया 1 लाख रुपए पर डे। अब मैंने जब ऑडिटोरियम किराए पे लिया तो क्या मैं सिर्फ ऑडिटोरियम लूंगा कि उसके साथ चेयर्स लगी होंगी, स्टेज बना होगा, स्पीकर माइक्स वगैरह होंगे, लाइट्स होगी, एसी होगा, कि सिर्फ जगह जगह होगी और बच्चे घर से दरी ला करके
अपना बैठेंगे, व्यवस्था करेंगे, क्या लगता है आपको? सब कुछ होगा। अब ऐसे में मेरे से वो जो रेंट ले रहा है 1 लाख रुपए, वो केवल जगह का ले रहा है कि इसमें फैसिलिटीज का भी इंक्लूडेड है? फैसिलिटीज का भी इंक्लूडेड है। ऐसे रेंट को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट रेंट। क्या बोलते हैं? कंपोजिट रेंट। कंपोजिट बोल लो, कंबाइंड बोल लो, लेकिन टेक्निकल वर्ड है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब जहां पे हम रेंट उस प्रॉपर्टी का तो ले ही रहे हैं, अलॉन्ग विथ फैसिलिटीज का भी ले रहे हैं। अब लॉ मेकर कहता है सर अगर वो कंपोजिट रेंट है यानी जिसमें दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये बताओ क्या उस कंपोजिट रेंट में से आप दोनों चीजों को अलग अलग कर सकते हो? हमने कहा मतलब सर, कह रहा मतलब क्या बिना फैसिलिटीज के वो लेटिंग आपको एक्सेप्टेबल थी? बिना फैसिलिटीज के क्या वो लेटिंग आपको एक्सेप्टेबल थी? हमने कहा नहीं सर। तो कह रहे हैं अलग अलग नहीं हो सकता, सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। सेपरेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, सेग्रीगेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, एलोकेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। कह रहा अगर सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है तो पूरा का पूरा रेंट या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। इस हेड में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर सेग्रीगेशन पॉसिबल होता तो आपको दोनों रेंट अलग करने पड़ते कि इसमें कितना आपने वो जगह का दिया है और कितना फैसिलिटीज का है। जो जगह का रेंट होगा वो टैक्सेबल होगा इसी हेड में जो आप पढ़ रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के। लेकिन जो फैसिलिटीज का है रेंट है सब लिखा मिलेगा, अभी आगे आएगा, सारी चीजें लिखी, सब कुछ लिखा है, सिर्फ पहले दिमाग में सुनते रहिए। अगर कंपोजिट रेंट है और सेग्रीगेशन पॉसिबल है तो जो जगह का रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल है, और जो फैसिलिटीज का रेंट है वो टैक्सेबल होगा या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में या पीजीवीपी के हेड में। अब कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप कहीं घूमने जाते हैं और वहां पे होटल लेते हैं, रूम लेते हैं, आपसे वो जो रूम का टैरिफ बताता है, रेट, वो जो टैरिफ बताता है रूम का, तो उसमें क्या वो आपको सिर्फ कमरे दे देता है, बाकी तकिए गद्दे सब आप बाल्टी मग्गा घर से लेके जाते हैं? नहीं, वो फैसिलिटीज आपको देता है। होटल में इंसान चिल करने के लिए जाता है कि नहीं? तो आपने बुक किया लेट से रूम, 10,000 रुपीज पर नाइट का उसका टैरिफ है, तो वो सारी फैसिलिटीज आपको दे रहा है, आप चिल कर रहे है ना? आपको कॉफी चाहिए, आपने डायल किया, कॉफी आ गई, आप चिल कर, तो फैसिलिटीज वगैरह सब दे रहा है ना। उस वो 10,000 रुपए में केवल वो जगह, वो जो एक उसने आपको कमरा दे दिया 10x10 का लेट से, उस जगह का किराया ले रहा है कि वो फैसिलिटीज का भी ले रहा है? फैसिलिटीज का भी। आखिर में कुछ लोग शैम्पू वैम्पू भी डाल लाते हैं ना, वो सब चीजों का ले रहा है ना। क्या आपको लगता है ऐसे केस में सेग्रीगेशन पॉसिबल है? जब मैं सेग्रीगेशन पॉसिबल बोलता हूं तो इसको डेप्थ में जाके अगर इनकम टैक्स में देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि क्या एक लेटिंग, केवल उस जगह की लेटिंग इंसान को एक्सेप्टेबल होती बिना फैसिलिटीज के? आंसर इज नो। तो सेग्रीगेशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसे में वो जो होटल वाले की इनकम है, देखा जाए तो तीनों कंडीशन आप देखें तो पूरी हो रही है सेक्शन 22 की। देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग, बिल्डिंग है। द एसएससी शुड बी ओनर, कोई ना कोई तो ओनर होगा जिसके हाथ में टैक्सेबल हो रही है। तीसरा, द एसएससी शुड नॉट यूज सच हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो उसमें वो अपना बिजनेस प्रोफेशन थोड़ा ना, होटल चला रहा है, फैक्ट्री थोड़ा ना चला रहा है, तो वैसे तो कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन तब भी दिन से क्या आवाज आती है, उसके लिए वो बिजनेस है, पीजीपी में टैक्सेबल होना चाहिए कि इस साइड में टैक्सेबल होना चाहिए? पीजीपी, तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। फिर से समराइज करता हूं, सुन लीजिएगा, अभी आगे भी मिलेगा, अभी जब आगे वक्त के साथ जाएंगे तो यहाँ पे कंपोजिट रेंट फिर से आएगा, है ना। कंपोजिट रेंट में दो बातें हैं। एक बात, या तो लेटिंग सेपरेबल होगी या लेटिंग इनसेपरेबल होगी। अगर लेटिंग इनसेपरेबल है, यानी जो सेपरेट नहीं हो सकती, तो पूरा का पूरा किराया या तो पीजीपी में टैक्सेबल होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नथिंग विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एक्सेप्शन पे मैंने यही डाला हुआ है, तीसरा जो पॉइंट है आपका, कि कंपोजिट रेंट व्हेन टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल।
टू लेटिंग सेपरेबल नहीं है, ऐसे में इट विल बी टैक्सेबल अंडर आईफॉस और पीजीपी। और कंपोजिट रेंट का मुद्दा छिड़ा है तो पहले कंपोजिट वाला ही पूरा पॉइंट क्लियर करता हूं, नहीं फिर से इतनी गाथा गानी पड़ेगी। कंपोजिट रेंट की दो बातें होंगी। क्या दो बातें होंगी? एक बात में मैंने लिख रखा है सेग्रीगेशन अगर पॉसिबल है तो क्या होगा, और एक बात में लिखा है सेग्रीगेशन नहीं पॉसिबल है तो क्या होगा। और कंपोजिट रेंट का मतलब लिख रखा है दैट इज रेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी प्लस चार्जेस फॉर फैसिलिटी। और एक्सेप्शन आपने जो ऊपर पढ़ा, बताओ एक्सेप्शन में केस ए लिखा है मैंने कि केस बी लिखा है? केस बी लिखा है कि अगर सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है तो कुछ भी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं होता। इफ सेग्रीगेशन इज नॉट पॉसिबल, पहले केस बी पढ़ रहा हूं, पहले केस बी पढ़ रहा हूं। इफ सेग्रीगेशन इज नॉट पॉसिबल द इंटायर इनकम इज चार्ज्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और पीजीबीपी, नथिंग इज टैक्सेबल एज आईएफएचपी। और सर केस ए क्या है सर? इफ सेग्रीगेशन मतलब एलोकेशन बोल लो, सेपरेशन बोल लो, is possible, then rent for house property will be taxable under income from house property and charges for facility will be taxable under income from other sources और पीजीबीपी। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, एग्जांपल कराता हूं। पहला एग्जांपल, होटल चार्जेस कहां टैक्सेबल होंगे, क्या लगता है आपको? पीजीबीपी में बड़ा सिंपल सा है, विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबी ओनली बिकॉज सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। सपोज इफ रेंट इज ₹15,000, ये सेकंड एग्जांपल, दूसरा अगला 15,000 का रेंट है एंड एलोकेशन इज पॉसिबल। हम एलोकेट कर सकते हैं कि कितना रेंट टुवर्ड्स हाउस प्रॉपर्टी है एंड कितना रेंट बिलोंग करता है फैसिलिटीज को। ₹8,000 फॉर रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड 7,000 फॉर फैसिलिटी। ऐसे में जो 8,000 का रेंट आप हाउस प्रॉपर्टी के लिए बता रहे हैं ये टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड, बताइए आप लोग, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट 7,000 फॉर फैसिलिटीज वाला है, या तो ये टैक्सेबल होगा पीजीपी में, या अगर रूटीन नेचर का नहीं है तो आईफॉस में भी हो सकता है, इन दोनों में किसी एक में। देन 8,000 विल बी टैक्सेबल अंडर आईएफएचपी एंड 7,000 विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीपी, या और आईफॉस भी आप आगे लिख लीजिए तो बेटर ही रहेगा आपके लिए। यहां तक आपके दिमाग में बात गई? कोई डाउट अगर यहां तक में आता है तो आप पूछ लीजिए। नहीं पक्का? चलो, तो भैया हम लोग ने एक्सेप्शन भी पढ़ ली कि कौन से ऐसे केसेस हैं तीन जहां पे ये हेड अट्रैक्ट नहीं होता। तो एक आपने पढ़ा लैंड का, सेकंड लैंड का, दूसरा आपने पढ़ा कि अगर आपका कॉमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे देने का बिजनेस है, और तीसरा कंपोजिट रेंट जहां पे लेटिंग सेपरेबल नहीं है। इसके अलावा कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको याद होगा तो आपने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था मेरे से, याद है कि खा गए? याद है ना? ठीक है, ओके, खाना खाया करो, ये सब नहीं खाना करते। इसमें आपने पढ़ा था 4 कैटेगरीज, है ना? मान लो मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है। मेरे पास लंदन में एक घर है और मैंने उसको किराए पे उठा रखा। आलम देखिएगा, मैं कानपुर में रहता हूं, लंदन में घर है और मान लीजिए मैंने उसको किराए पे, किराया मिलता है। सवाल आता है ये किराया मेरे हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? तो इसमें एक बात यह आती है कि अगर वहां पे प्रॉपर्टी है, किराया मिलता है, और किराया भी मान लो वहीं रिसीव होता है लंदन में, ये अकाउंट में, तो ये जो 4 कैटेगरी पढ़ी थी, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूराइज इन इंडिया और डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया, इनकम एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया बट ड्यू टू बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, और चौथी इनकम एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया। ये 4 हम लोग जो कैटेगरी पढ़ी थी, इसमें से कौन सी कैटेगरी में आता है? कैटेगरी 4। अब कैटेगरी 4 की इनकम है तो क्या मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी? अगर मैं कौन होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर मैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूं या नॉन रेसिडेंट है तो टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर? दूसरा केस सुन लो, प्रॉपर्टी लंदन में है, किराया मिलता है, लेकिन वो किराया मैं रिसीव करता हूं इंडिया में। मैंने टेनेंट से बोल रखा है मेरा यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, इसमें पैसा डालना, इंडिया में रिसीव कर रहा हूं और मैं हूं नॉन रेसिडेंट, टैक्सेबल होगा यस और नो? क्यों? कैटेगरी 1 है, 2 नहीं है, 1, इनकम रिसीव्ड इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया। किसके हाथ में टैक्सेबल होती है? तीनों के हाथ में, चाहे आप ओआर हो, एनओआर हो या एनआर हो। पहली बात तो यही लिखिए, आओ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन ए फॉरेन कंट्री। केस नंबर 1,
इफ रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, प्रॉपर्टी सिचुएटेड है विदेश में लेकिन रेंट कहां रिसीव्ड हुआ है सर, इंडिया में, तो ये कैटेगरी 1 बन गई। और अगर ये कैटेगरी 1 बन गई तो तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल इन ऑल केसेस, वेदर आप ओआर हो, एनओआर हो या एनआर हो। बट इफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री एंड रेंट इज ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो फोर्थ कैटेगरी एंड इट विल बी टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ ओआर, इट इज टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ ओ। कंट्रोल इंडिया से कर रहा है, कंट्रोल कंट्रोल का मतलब ही कहां है यहाँ पे, कंट्रोल कहां सिखाया हमने, कैटेगरी 3 में था, क्या था कैटेगरी 3 में, हाँ वो बिजनेस कंट्रोल था या प्रोफेशन कंट्रोल था। ये बिजनेस कहाँ है, हमने प्रॉपर्टी किराए बिठाया, उसको कंट्रोल थोड़ी ना करे टेनेंट को कि चलो अब उठने का समय हो गया, चलो जल्दी जल्दी वॉशरूम जाओ, खाना खा लो। नहीं बेटा, ये वो नहीं है। कंट्रोल का मतलब मेरा कोई व्यापार है जिसको मैं कंट्रोल करता हूँ, वो था कैटेगरी 3। इसको नहीं बोलते कंट्रोल। टेनेंट को आप थोड़ी ना कंट्रोल करते हो, तो किराया दे रहा है, वो मस्ती से जो कर रहा है उसमें करे, समझ गए ना, तो वो कंट्रोल नहीं है। अच्छा आपने पूछ लिया, और कोई डाउट आता है किसी के दिमाग में? नहीं, पक्का? सर अगर नॉर्मल शॉपकीपर को प्रॉपर्टी रेंट पर दी है तो वो क्या होगी, नॉर्मल शॉपकीपर मतलब एबनॉर्मल कौन हुआ? नॉर्मल मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि हमने एक आधी प्रॉपर्टी जो शॉप है, शॉप बना के किराए पे दे दी किसी को, यही बोलना चाह रही है ना? तो वो क्या होगी, बच्चे बताएंगे क्या होगी, बताइए। हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी, बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि बिजनेस तो है नहीं ना वो हमारा लेट आउट करने का। तो मैं नॉर्मल शॉपकीपर से आपका ये इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूँ कि हमारा बिजनेस नहीं है इस चीज का, ठीक है ना। अगर बिजनेस होता है इस चीज का तो फिर पीजीपी में टैक्सेबल होता। और कोई डाउट है? क्लियर? ठीक है, ओके, चलें आगे। पक्का? हाँ, इसी वाले में, किस वाले एग्जाम्पल में? आप इसका पॉइंट पूछ रही है ना? हाँ, इसका कौन सा? हाँ, अच्छा उसका नेचर ही कॉमर्शियल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह रही हैं कि जैसे मान लीजिए बाहर जो प्रॉपर्टी सर आपने किराए पे उठाई है, वो रहने के लिए नहीं उठाई है, किसी को आपने किराए पे दी, वो बंदा जिसको हमने किराए पे दी वो अपना बिजनेस करता है। हमने जिसको किराए पे दी वो अपना बिजनेस, फैक्ट्री, शॉप, वेयर हाउस, गोडाउन जो भी है, वो बंदा अपना बिजनेस करता है। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने तो रेंट पे दी है, हमारा कोई रेंट पे देने का व्यापार है नहीं, तो हमारे लिए तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगा, है ना। और अगर किराया इंडिया में मिलता होगा तो हम ओआर है, एनओआर है, एनआर है, तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा। किराया इंडिया के बाहर मिलता होगा तो केवल अगर हम ओआर होंगे तो टैक्सेबल होगा, नहीं तो नहीं। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रॉपर्टी अपने रेसिडेंशियल उठाइए, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को दिमाग से निकाल दो। वो सिर्फ एक बात है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एक्सेप्शन में, उसको पकड़ के मत बैठो, उसको किनारे कर दो। इसमें केवल ये है कि अगर बिजनेस ही इस चीज का हो, प्रॉपर्टी किराए पे उठाने का, बस। अब उसको निकाल दो, निकाल दिया? पक्का? बाकी और कहीं कुछ नहीं है, बाकी जितना आपको पढ़ा रहा हूं इसमें रेसिडेंशियल भी है और कॉमर्शियल भी है, दोनों है, ठीक है। और कोई डाउट आता हुआ? नहीं? पक्का? चलो, तो एक तो आपने पढ़ा, दूसरा डिस्प्यूटेड ओनरशिप। अब ये क्या है, सपोज करिए एक प्रॉपर्टी है, मान लो एक मिस्टर एक्स हैं, उनके पास एक घर है और उनके दो बेटे हैं, एक मिस्टर डबल एक्स, एक मिस्टर ट्रिपल एक्स। मिस्टर एक्स ने क्या कर रखा है, ग्राउंड फ्लोर रेंट पे उठा रखी है, और एक फ्लोर पे एक बेटा रहता है, दूसरी फ्लोर पे दूसरा बेटा रहता है। एक दिन क्या हुआ, मिस्टर एक्स का बुलावा आ गया और मिस्टर एक्स चुप्पे चाप अपना चले गए। अब बचे दो बेटे, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स। अब दोनों के बीच में ये विवाद हो रहा है कि ये घर किसका है। डबल एक्स कह रहा है मैं बड़ा हूं तो ये पूरा घर मेरा है। ट्रिपल एक्स कह रहा है ऐसा थोड़ी ना है, मैं छोटा था लेकिन पिताजी हमसे ज्यादा प्यार करते थे, ये घर मेरा है। दोनों में विवाद है। अच्छा, रेंट की जब बात आती है, एक तारीख आती है जैसे मान लो रेंट की, तो दोनों बच्चे रात के 12 बजे से स्टेयर्स पे बैठ जाते हैं। सुबह जैसे ही होती है टेनेंट दरवाजा खोलता है रेंट देने के लिए, तो जिसका मौका मिलता है वो छीन के भाग जाता है।
कभी डबल एक्स, कभी धीमे से किनारे से निकल के रिंग टावर ट्रिपल एक्स पहुंच के छीन के भाग गया। और सवाल आ रहा है साहब, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमें उसको टैक्सेबल करना। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा परेशान है कि किसके हाथ में टैक्सेबल करें, और इन दोनों ने केस भी फाइल कर रखा है। पिताजी गए और ये दोनों बच्चे कोर्ट में गए। अब लेकिन इंडिया में कोर्ट की हालत आप जानते हैं, कितने पेंडिंग केसेस हैं। ऐसा तो है नहीं कि रातों रात जजमेंट आ जाएगी कि बेटा ये घर छोटे बेटे का कि बड़े बेटे का। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करे? या तो वो जजमेंट आने का वेट करे कि जब जजमेंट आएगी तभी हम कुछ टैक्सेबल करेंगे, अभी कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। इसमें लगता है आपको निर्मला जी को नींद आएगी? नहीं, अभी कैसे छोड़ दें, पता नहीं कितने साल बाद। उनको भरोसा है ना पूरे सिस्टम पे, वो कब कब आएगा जजमेंट। तो करें क्या? ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि वो जिसको चाहेगा उसको ओनर मान लेगा फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, और उससे टैक्स वसूलेगा। फिर जब कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ जाएगा उसके आगे तो वही, फिर कोर्ट ने कहा डबल एक्स ओनर है तो डबल एक्स, ट्रिपल एक्स तो ट्रिपल एक्स, उसके आगे तो वही चलेगा जो कोर्ट ने कहा। लेकिन जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आ रहा हम टैक्स डिफर नहीं कर सकते। आप लोग आपस में समझिए, छोटे बेटे बड़े बेटे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो जिससे कहेगा कि हमें छोटे बेटे से लेना है छोटे बेटे से लेगा, बड़े बेटे से लेना है तो। और इसके जरूरी नहीं कि दोनों ब्लड रिलेशन पे हुई, तो मैंने एग्जांपल दिया, कोई भी डिस्प्यूटेड ओनरशिप है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि टिल द डिसीजन ऑफ कोर्ट इज पेंडिंग वो ओनर बता सकता है कि कौन है हमारे इनकम टैक्स के पर्पस के लिए, किस चीज के लिए ओनर बता रहे वो। अब बाकी तुम लड़ो मरो उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा टैक्स हमको दे दो। पढ़ के देखिए, डिस्प्यूटेड ओनरशिप, if the title of ownership is under dispute in a court, the decision as to who will be the owner chargeable to income tax under section 22, कौन रहेगा ओनर, किस चीज के लिए ओनर ढूंढ रहे हैं सर हम, इनकम टैक्स देने के लिए। कहां पे कौन से एंड में टैक्सेबल हो रही है? आईएफएसपी। सर कहां लिखा है आईएफएसपी? लिखा है ना सेक्शन 22। सेक्शन 22 का है, अभी पढ़ा आपने चार्जिंग सेक्शन आईएफएसपी का। फिर सर, इफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप इज अंडर डिस्प्यूट इन ए कोर्ट, द डिसीजन एज टू हु विल बी द ओनर विल बी ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट till the court gives its decision to the suit filed in respect of such property. आ गई बात समझ में कि जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने हिसाब से जिसको चाहे उसको ओनर वो बोल सकता है। ऐसे केस में आमतौर पे वो ऐसा करता है कि जिसने जितने महीने का रेंट रिसीव किया उतने महीने का टैक्स उससे ले लेता है, उतने महीने का ओनर उसको उतने महीने का लेकिन ये मैं बता रहा हूं आमतौर पे ऐसा करता है, बट लॉ पूरी परमिशन देता है, जो करना चाहे वो करता है। आप ये नहीं बोल सकते कि रेंट तो हमको मिला नहीं, हम काहे टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तीसरा पॉइंट हम लोग ने पढ़ ही लिया था। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि आखिर हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है ये निकाली कैसे जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, बड़ा काम की चीज है। आईएफएचपी की इनकम कैसे निकलती है? सर इनकम कैसे निकलती है मतलब, जैसे मान लीजिए सर हमने किसी को किराए पे दिया और पूरे साल में मान लीजिए सर हमें 2 लाख रुपए का किराया मिला, तो 2 लाख मेरी इनकम हो गई ना, उसमें क्या निकालना है? हमने किसी को प्रॉपर्टी किराए पे दी, लेट से हमें पूरे साल में रेंट मिला 2 लाख, तो 2 लाख इनकम हो गई? नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं होता। इनकम निकाल लेंगे, क्योंकि जैसे अगर मान लो 2 लाख का किराया आपको मिला तो आपके कुछ खर्चे भी तो हुए होंगे। किराए पे देने पे टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कराना पड़ता होगा, है ना? हो सकता है वो जगह आपने लोन लेके खरीदी हो या बनवाई हो, ब्याज देना पड़ता होगा। तो हम इनकम आपकी निकालेंगे, उसका तरीका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बता रखा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कह रखा है कि सर सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी की जीएवी निकाल लीजिएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में क्या होती है बताएंगे। सबसे पहले उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लीजिएगा, कैसे निकलती है क्या होती है सब समझाऊंगा। फिर उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर लीजिएगा। हमने ये क्या होता है फिर सब समझाएंगे ना। जब आप म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर लेंगे तो आपकी आएगी नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी।
ग्रॉस में से म्युनिसिपल टैक्सेस गए तो नेट बची, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करे तो नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में दो डिडक्शन मिलती हैं, नेट एनुअल वैल्यू में से दो डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है @ 30% और एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जब ये दो भी आप माइनस कर लेंगे तो आपकी वो चमत्कारी फिगर आ जाएगी जिसका आपको इंतजार था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी तो सबसे पहला काम है कि हम एक ओवरऑल पिक्चर अपने दिमाग में रख लें कि करने क्या वाले हैं आईएफएचपी में, फिर जाके एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। क्योंकि भाई आईएफएचपी अगर हमें निकालना है तो हमें सब कुछ आना चाहिए ना, जीएबी क्या होती है, म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं, एनएवी क्या होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या मतलब है, इंटरेस्ट कैसे निकलता है, सब सीखेंगे। बट अभी पहले दिमाग में पिक्चर बैठा लें, क्या सबसे पहले क्या निकलेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस। उसमें से क्या माइनस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। नेट एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करेंगे, दो डिडक्शंस। कितनी गिनती की, केवल दो। कौन सा सेक्शन है, अगर याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं याद हो तो छोड़ सकते हैं, 24। कौन सी दो डिडक्शन है, पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन @ 30%, दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जब आप नेट एनुअल वैल्यू में ये दो भी माइनस कर लेंगे तो आपकी फिगर आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम आ रही है कि इनकम टैक्स आ रहा है, इनकम आ रही है, फिर इस पे टैक्स निकलता है। हम लोग तो इनकम निकालना सीख रहे हैं इस चैप्टर में, इनकम निकालना सीखेंगे, फिर टैक्स रेट भी बाद में पढ़ेंगे, वो भी सीखेंगे। यहां तक आपको समझ आया? अब एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या पढ़ाऊं, लाइन से ही पढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कि सर जीएवी कैसे निकलती है, जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वैसे एनुअल वैल्यू का जो मतलब होता है, मैं आपको बताऊं, अगर एनुअल वैल्यू का वैसे जो मतलब होता है, वो मतलब होता है कि उस प्रॉपर्टी की अपनी खुद की कितनी इनहेरेंट कैपेसिटी है, उस प्रॉपर्टी की अपनी खुद की कितनी वक्त है, वक्त समझते हैं, वैल्यू समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग हैं तो अभी कहीं ना कहीं पीछे मम्मी पापा का हाथ है, सपोर्ट है। अगर 2 मिनट के लिए सोचो कि उनके बिना, या वो जो उन्होंने आपको अपनी कास्ट दे रखी है, अग्रवाल शर्मा शुक्ला जो भी अपने पास बैठे हैं, वो हटा दें तो आप क्या हैं, आपकी अपनी वर्थ क्या है। समझ पा रहे हैं बात को, और शब्दों का इस्तेमाल करना चाहेंगे, एक इंसान की खुद की औकात क्या है, वो है उसकी इनहेरेंट वैल्यू। तो हाउस प्रॉपर्टी की खुद की इनहेरेंट वैल्यू क्या है, वो होती है एनुअल वैल्यू। वहां से निकल के आया ये वर्ड एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का भी तरीका लॉ मेकर ने ही बताया है। हम लोग करते क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को 5 स्टेप में कंप्यूट करते हैं। कितने स्टेप में, आपको पता है सबसे पहले स्टेप 1 निकलती है, फिर कौन सी निकलेगी, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आपको आता है सर? जो 5वीं स्टेप होगी वो ही होगी आपकी क्या, नहीं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं, जीएवी। जीएवी 5 स्टेप में निकलती है, आईएफएचपी 5 स्टेप पे नहीं निकलता, जीएवी 5 स्टेप में। 5वीं स्टेप आएगी जीएवी, फिर जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे तो नेट एनुअल वैल्यू, डिडक्शन माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी क्या सीख रहे हैं, जीएवी। जीएवी कितनी स्टेप में निकलती है, 5। तो जो 5वीं स्टेप होगी वो क्या होगी, जीएवी। अब जीएवी की पहली स्टेप, पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, हम उस प्रॉपर्टी का, जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम उस प्रॉपर्टी का फेयर रेंट लेते हैं, उसको कंपेयर करते हैं उसकी म्युनिसिपल वैल्यू से। फेयर रेंट लेते हैं, उसको कंपेयर करते हैं उसकी म्युनिसिपल वैल्यू से। आपको दिया होगा सब कुछ क्वेश्चन में, बहुत इजी होता है जब निकालने बैठे आपको, इतना आसान था। फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, और उन दोनों में जो हायर होता है वो उठा लेते हैं। मान लो हमने प्रॉपर्टी का फेयर रेंट देखा 1 लाख, मेरी तरफ देखते रहिए प्लीज, मेरी तरफ कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ मेरे को देखो, सिर्फ मेरे को देखो, यकीन मानो आपको सब आ जाएगा। मान लो हमने प्रॉपर्टी, अभी सब समझाऊंगा मतलब, इसलिए देखो बहुत ध्यान से समझो, पिक्चर पूरी क्लियर करूंगा आपको। हमने प्रॉपर्टी का फेयर रेंट देखा, लेट से फेयर रेंट आ रहा है 1 लाख। म्युनिसिपल वैल्यू देखी, म्युनिसिपल वैल्यू है मान लो 1,50,000। लॉ मेकर कहते हैं सर दोनों में जो हायर है वो उठाइए। हमने कहा सर 1,50,000। कह रहा सर इसको कंपेयर करिए उस प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड रेंट से।
हमने कहा होता क्या, अभी समझाएंगे। हमने कंपेयर किया, हमने कहा स्टैंडर्ड रेंट है सर 1,20,000, कह रहा है सर 1,50,000 या स्टैंडर्ड रेंट जो आया 1,20,000, दोनों में जो कम होगी वो होगी स्टेप 1 वैल्यू। मैं फिर से बोलूं, क्या फिर से बोल दे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, बट दैट हायर फिगर इज सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। इन हिंदी, हायर फिगर या स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर विल बी स्टेप 1 वैल्यू। तो पहले इतना देखें फिर मतलब समझते हैं। क्या लिखा है स्टेप 1 में, क्या करने वाले हैं, फेयर रेंट लेने वाले हैं, उस फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू से, इन दोनों में जो ज्यादा आएगा वो उठा लेंगे, उस ज्यादा वाली फिगर को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, और इन दोनों में जो कम होगी ये जीएवी होगी, नहीं नहीं ये होगी स्टेप 1 वैल्यू, जीएवी निकलेगी 5 स्टेप। सर ये स्टेप 1 में क्या निकलता है, ये निकलता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। और इतना बड़ा नहीं बोल रहा हूं तो केवल एक्सपेक्टेड रेंट भी बोल सकते हैं। पहली स्टेप में हम उस प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं कि कितना मिल सकता है, एक्सपेक्टेड, एक अनुमान। सर ये क्या है, फेयर रेंट का मतलब बता दो, म्युनिसिपल वैल्यू बता दो, स्टैंडर्ड रेंट बता दो। मैं बताता हूं, एक एक करके बताता हूं। फेयर रेंट का मतलब, वैसे आपसे ये पूछेगा नहीं एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय फेयर रेंट, व्हाट डू यू मीन बाय म्युनिसिपल वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड, ये नहीं पूछता कभी, लेकिन पता होगा तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फेयर रेंट का मतलब क्या होता है, सपोज करो मेरे पास एक घर है, वो घर जिस एरिया में है उस एरिया का आमतौर पे क्या रेंट रहता है, वो है फेयर रेंट। क्या रेंट भी एरिया टू एरिया, प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। जैसे मुंबई का रेंट अलग, कानपुर का अलग, और कानपुर में भी बहुत सारे एरिया, स्वरूप नगर मिलेंगे रेंट अलग है, श्याम नगर मिलेंगे रेंट अलग है, लाल बंगले मिलेंगे रेंट अलग है कि नहीं। तो आप जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मान लो वो प्रॉपर्टी आपकी कानपुर में स्वरूप नगर में सिचुएटेड है, तो उसी तरीके की, उसी तरीके मतलब एग्जैक्टली तो सेम मैच नहीं मिलेगा, उसी तरीके मतलब आमतौर पे उतनी ही बड़ी, उसी तरीके से बनी हुई का कितना रेंट उस स्वरूप नगर के एरिया में चलता है, वो है उसका फेयर रेंट। क्या आप एग्जाम में पेपर छोड़ के ढूंढने निकल पड़ेंगे कि उस तरीके की प्रॉपर्टी का रेंट कितना होगा? नहीं, 3 ही घंटे के ऊपर है, ये दिएगा कि उस प्रॉपर्टी का फेयर रेंट सर इतना है। ठीक। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, जो भी ये प्रॉपर्टीज होती हैं उस पे ये जो म्युनिसिपैलिटी वाले होते हैं, लोकल अथॉरिटी, नगर निगम, ये म्युनिसिपल टैक्सेस लेते हैं। सुना होगा आपने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स वगैरह। तो ये कैसे लेते हैं, ये उस प्रॉपर्टी का अपने हिसाब से असेसमेंट करते हैं, उस प्रॉपर्टी का अपने हिसाब से वैल्यू निकालते हैं। असेसमेंट करने का मतलब वैल्यू निकालते हैं कि कहां बना है, उसके आगे कितनी चौड़ी रोड है, कितनी फ्लोर बनी है, कितना बड़ा एरिया है, उसकी बुक होती है उनके पास, पूरी बुकलेट के हिसाब से अपने उसकी वैल्यू निकालते हैं। वो जो म्युनिसिपल वैल्यू निकलती है उसका एक सर्टेन परसेंटेज वो म्युनिसिपल टैक्स के नाम का भेजते हैं हर बार, हर साल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स। मतलब समझे आपकी, नहीं समझे? मान लो अगर म्युनिसिपल वैल्यू निकली 2 लाख और उस जगह पे म्युनिसिपल टैक्स चलता है 10%, तो वो अपनी म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख निकली, उसका 10% 20,000 का हाउस टैक्स का बिल आपको भेजेगी। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स तो सुना होगा, वो बिल कैसे बनता है, क्या सबका सेम होता है? तो क्या होता है, उस घर का असेसमेंट होता है। वो बात अलग है, कुछ लोग घूस दे करके अपनी वैल्यू कम निकलवा देते हैं, हम घूस की बात ही नहीं कर रहे। हम लोग तो इनकम टैक्स में जब भी एक चीज क्लियर कर दे, पूरा जो इनकम टैक्स पढ़ेंगे हम लोग, इवन जीएसटी, कस्टम, सब कुछ, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे, ये मानेंगे कि हर इंसान बिल्कुल ईमानदार है। इनकम टैक्स पढ़ने का एक सबसे बड़ा नियम यही है कि सब लोग ईमानदार हैं, हर एक बंदा ऑनेस्ट पर्सन है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो चाहे पेयर हो, बेईमान कोई भी नहीं है, नहीं तो समझ में नहीं आती टैक्स। ठीक है, तो साहब वो अपने हिसाब से असेसमेंट करते हैं, वो असेसमेंट करके जो वैल्यू निकालते हैं वो क्या कहलाती है, म्युनिसिपल वैल्यू। अब नॉ मेकर कह रहा है सर एक काम करिए, आप उस जगह का फेयर रेंट लीजिए, उस जगह की म्युनिसिपल वैल्यू लीजिए, दोनों को कंपेयर करके जो ज्यादा है वो उठाइए। हमने कहा अच्छा,
कह रहा अब उस फिगर को कंपेयर करिए सर स्टैंडर्ड रेंट से, वो ज्यादा वाली फिगर को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करिए, दोनों में जो कम है वो उठाइए। हमने कहा सर स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है समझाता हूं। जैसे आपने सुना होगा पहले के समय पे जमींदार वगैरह हुआ करते थे। पहले के समय एक प्रॉब्लम आई, मैं बताता हूं क्या। जैसे मान लीजिए मैं बड़ा पैसे वाला हूं, मेरे पास बहुत सारी जगह है, मैं जमींदार हूं। अब उसमें आपको एक जगह चाहिए रहने के लिए किराए पे। अब मैं क्या करता हूं, मैं जबरदस्ती आपको ज्यादा महंगे रेट पे उसको उठाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। जब ऐसा होता था तो गवर्नमेंट लेकर के आई थी एक एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट। उस पे उन्होंने निर्धारित किया था, मेंशन किया था कि ये इस पर्टिकुलर एरिया का स्टैंडर्ड रेंट रहेगा, कोई भी लैंडलॉर्ड इससे ज्यादा रेंट नहीं ले सकता। बट वो ऑल ओवर इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं था, उनको जहां जहां पे लगा कि यहां जरूरत है वहां के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड रेंट स्पेसिफाई कर दिया था। सब जगह के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो जब हम फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में विचएवर इज हायर निकालते हैं तो हम चेक करते हैं क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड रेंट दिया है कि नहीं। या तो दिया होगा या नहीं दिया होगा। दिया होगा तो दोनों में जो लोअर है हम वो उठाएंगे, वो स्टेप वन वैल्यू। और अगर दिया ही नहीं है, लिखा है स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल, एनए नॉट एप्लीकेबल, तो क्या करें? तो फिर जो हायर वैल्यू आई म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, वही हो गई हमारी स्टेप वन वैल्यू। तो स्टेप वन वैल्यू क्या है? फेयर रेंट या म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, किस पे ना क्वेश्चन कर ही लेते हैं। 5 केसेस हमारे पास एग्जाम्पल है, सारी फिगर जो आपको दिख रही नीचे ये थाउजेंड्स में है। देखते हैं क्या है, एक एक करके करेंगे। केस नंबर 1, म्युनिसिपल वैल्यू है 40,000। आप समझ पा रहे हैं कैसे थाउजेंड में? तो मैं 40 बोलूंगा, कहां थाउजेंड में है ना, परेशान हुए। म्युनिसिपल वैल्यू 40 है, फेयर रेंट 46 है, स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल है। अब ध्यान से अगर कैसे निकालेंगे सर, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करो। सबसे पहले इन दोनों में जो हायर है वो बताओ। नहीं नहीं, फिगर बताओ, फेयर रेंट ज्यादा है कितने, 40 और 46 में ज्यादा 46। 46 को कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, नॉट एप्लीकेबल, तो जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा 46। स्टेप वन वैल्यू आ गई 46। ये क्या कॉलम है सर? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट अंडर स्टेप वन। ये कैसे निकलता है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। 46 बिल्कुल ठीक है। केस 2 अपने आप करके बताओ। पक्का 45? बड़ा आसान है सर। 40 46 में ज्यादा 46 है, बट उस ज्यादा 46 को 45 से कंपेयर करें। 46 और 45 में कम क्या होता है? 45, इसलिए स्टेप वन वैल्यू 45 होगी। केस 3 बताइए। 35 पक्का? 40 46 में ज्यादा तो 46 था, बट 46 और 35 में कम 35 है, इसलिए 35। केस 4 45, केस 5 आंसर देख के बता रहे हो कि दिमाग लगा के बता रहे हो? पक्का? केस 5 40 51 में 51 ज्यादा है, बट 51 63 में 51 कम है, इसलिए 51। ठीक है। क्या ये जीएवी निकल आई है? नहीं, ये निकला है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और या फिर केवल एक्सपेक्टेड रेंट भी आप बोलेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या निकलता है, पहले तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या आपको समझ में आता है। फाइंड आउट रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर डिडक्टिंग अनरिलाइज रेंट बट बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी। क्या बोल गए सर? स्टेप 2 में क्या लेना है सर? रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल मतलब, हाँ मिल गया है, या भी हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि ड्यू हो गया है, टेनेंट ने अभी दिया नहीं, टेनेंट कह रहे सर 2 4 10 दिन 15 दिन में दे देंगे, ठीक है। तो जो रिसीव्ड है या रिसीवेबल है लेना है, लेकिन उसमें माइनस कुछ करना है। कह रहा आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज रेंट। क्या माइनस करना है सर? अनरियलाइज रेंट माइनस करना। बट बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी, क्या माइनस नहीं करना है? तो पहले इसी को पकड़ते हैं, लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस नहीं करना है। ये होता क्या होगा?
हाँ बिल्कुल सही है। अगर हो सकता है कुछ समय आपका वो घर, वो हाउस प्रॉपर्टी खाली पड़ी रही हो, सुटेबल टेनेंट नहीं मिल पाया हो, लेट्स से 2 महीने खाली पड़ी रही, नुकसान हुआ, दिस इज लॉस ड्यू टू वैकेंसी। रेंट पे नहीं उठ पाई थी, नहीं उठी थी उस समय पे। कह रहा अभी सर वो माइनस मत करिए, उसके लिए हमने एक स्टेप 4 अलग बनाई हुई है। हमने कहा ठीक है सर। हमने कहा सर तो क्या माइनस करें फिर? कह रहा सर आप केवल अनरियलाइज रेंट माइनस कर दीजिए। हमने कहा, सर मतलब अनरियलाइज रेंट का? कह रहा है, मैं बता रहा हूं, बता। अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए, सपोज करिए मैंने एक प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दी, 1 महीना हुआ, मैं उसके यहाँ गया, मैंने बेल बजाई, उसने गेट खोला, हमने सर किराया, रेंट। उसने कहा 1 मिनट रुकिए। वो अंदर गया और अंदर जाकर के अपनी बड़ी सी रिवॉल्वर निकाल लाया, उसको साफ करने लगा। कहता हाँ आप सर क्या कह रहे थे? हमने नहीं, हम कुछ नहीं, हम तो ये कह रहे भैया ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको, कोई परेशानी हो तो बताइएगा। 1 महीना और बीता, फिर अगली बार गए, फिर उसने यही किया, ऐसे करके काफी महीने बीते। एक बार हमने हिम्मत करी, हमने ऐसे तो कैसे काम, हाँ चल पाएगा, चल ही नहीं पाएगा ऐसे तो काम है। हाँ, डरते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। एक बार हम फिर गए, फिर वो अपनी रिवॉल्वर ले आया। मेरे को, हम डरते किसी से नहीं, हमें हमारा किराया दे दो। कह रहा नहीं, किराया तुम नहीं देंगे, जो करते बने कर लो। हमने कहा हम जा रहे हैं पुलिस में कंप्लेन करने जा रहे हैं। कह रहा जाओ जाओ, हमारे ऊपर वैसे भी 99 मर्डर के केसेस चल रहे हैं, सेंचुरी के लिए हम ढूंढ ही रहे हैं। ये वो किराया है जो ड्यू हुआ, पूरी बात को सुनिएगा, ड्यू हुआ लेकिन मिला नहीं और ना ही मिलने की उम्मीद है। ड्यू हुआ क्यों? प्रॉपर्टी किराए पे उठा रखी थी, मिला नहीं किसी भी कारणवश, और ना ही मिलने की उम्मीद है, वो है अनरियलाइज रेंट, वो माइनस होता है। जो रेंट ना मिला है, ना मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर रेंट नहीं मिला है लेकिन अगर मिलने की उम्मीद है, टेनेंट ने कहा सर अभी नहीं दे पाएंगे, 1-2 महीने से रुक जाइए, दे देंगे। मिला नहीं है लेकिन मिलने की उम्मीद है, तो वो रेंट अनरियलाइज रेंट नहीं कहलाता, रिसीवेबल कहलाता है, वो जुड़ता है। इन शॉर्ट हिंदी में सुन लो, स्टेप 2 में कभी धोखा नहीं खाओगे अगर मेरी इस बात को पकड़ लोगे तो। अब मैं जो बोल रहा हूं, और नहीं पकड़ते, अपनी मन की करनी है तो गलत होगा आंसर। स्टेप 2 में पूरे 12 महीने का किराया लेंगे, सिर्फ अनरियलाइज रेंट माइनस करेंगे अगर दिया है तो, नहीं तो नहीं माइनस करेंगे। मान लो प्रॉपर्टी 12 महीने में 10 ही महीने किराए पे उठी रही, 2 महीने खाली रही। 12 महीने में 10 महीने उठी रही, 2 महीने खाली रही, और अनरियलाइज रेंट कुछ भी नहीं है। तो हमें लेना क्या है, 10 महीने का किराया कि 12 महीने का? 12 महीने का, पूरा 12 महीने का किराया लेना है। अनरियलाइज रेंट केवल होता तो माइनस करते, लॉस ड्यू टू वैकेंसी यहां पे माइनस नहीं होता। और अनरियलाइज रेंट भी तब माइनस होता है जब 4 कंडीशंस पूरी होती हैं। अनरियलाइज रेंट माइनस करते हैं लेकिन तब माइनस करते हैं जब 4 कंडीशन पूरी होती हैं। सबसे आखिरी में मैंने वो 4 कंडीशन दी हैं, बात छिड़ी है तो निपटा लेते हैं। अनरियलाइज रेंट का मतलब तो आप सब समझ गए हैं, बताओ मतलब? वो रेंट जो ना मिला है, ना मिलने की उम्मीद है। अब ये अनरियलाइज रेंट में कौन सी ऐसी 4 कंडीशन है जो जब पूरी होंगी तो ही माइनस होगा, नहीं तो माइनस नहीं होगा? आइए, सबसे आखिरी में, क्या शीट जो है, शीट है ना सबके पास? सबसे आखिरी में आप देख सकते हैं, सबसे नीचे दिया, when unrealized rent shall be deducted while calculating step 2 of GAV। GAV की जब हम स्टेप 2 निकाल रहे हैं, 2 ही तो सिखाई, स्टेप 2 में कह रहे हैं कब अनरियलाइज रेंट माइनस होता है। अनरियलाइज रेंट का सर मतलब क्या होता है? अनरियलाइज रेंट
विच द ओनर कुड नॉट रियलाइज, जो आप रियलाइज नहीं करा पाए, हिंदी में जो ना मिला, ना मिलने की उम्मीद है। शेल बी एक्सक्लूडेड, हटा दिया जाएगा, माइनस कर देंगे सर, किससे? फ्रॉम रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल से। लेकिन सर तभी माइनस करेंगे ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, दी हुई 4 कंडीशन अगर पूरी हो जाएंगी तो ही माइनस करेंगे, नहीं तो माइनस नहीं करने वाले। पहली कंडीशन, द टेनेंसी इज बोनाफाइड। बोनाफाइड वर्ड कभी सुना है इससे पहले जीवन में? इन गुड फेथ, जेन्युइन, है कि नहीं? सुना है, लॉ के जानकार है अपना। मतलब क्या कह रहा है कि जो टेनेंट हो वो क्या हो? गुड फेथ में हो, जेन्युइन हो, मतलब अच्छा आदमी हो। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कोई अच्छा आदमी है कि कोई बुरा आदमी है? शक्ल से देख के? जैसे शक्ल से तो देखो आप लोग बड़े शरीफ लगते हैं, है ना? अगर सही रखा हो सकता है कि आप शरीफ हो। क्या वाकई शक्ल से देख के पता चलेगा? भाई कैसे पता चलेगा? अगर हमें पहले ही पता होता कि टेनेंट इतना बदमाश है, हम देते ही नहीं। टेनेंट इज बोनाफाइड नहीं बोल रही है कंडीशन, टेनेंसी इज बोनाफाइड। टेनेंसी मतलब होता है किराएदारी, टेनेंट होता है किराएदार। टेनेंसी इज बोनाफाइड मतलब वाकई किराए पे उठा हो, ऐसा नहीं कि तुम फर्जी किराए पे उठा भी नहीं था, जबरदस्ती तुम चिल्ला रहे हो कि अनराइज रेंट, अनराइज रेंट। जेन्युइन होना चाहिए। समझ में आई बात? पक्की बात? अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो किसी के साथ ऐसा होगा कि टेनेंट जो है वो किराया नहीं दे रहा, तो क्या वो उसको उसी जगह पे रहने देगा कि खाली करवाएगा? खाली करवाएगा। दूसरी कंडीशन, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड द प्रॉपर्टी। डिफॉल्टिंग टेनेंट ने प्रॉपर्टी खाली कर दी, या अगर खाली नहीं कर रहा तो आपने उसको कंपेल कर दिया हो, मजबूर कर दिया हो कि वो खाली कर दे, और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी। वो साबुन लगा के नहाने बैठा, आपने ऊपर से पानी बंद कर दिया, उसको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, आपने गेट में ताला लगा दिया। वो वर्ल्ड कप फाइनल देख रहा है, आखिरी मैच, आखिरी ओवर है, आपने कटआउट निकाल दी। कटआउट समझते हैं? एमसीबी गिरा दी। हाँ, कुछ भी इस तरीके का, ये सिर्फ ऐसी बात। या तो उसने खाली कर दी हो, या आपने स्टेप्स ली हो कि वो प्रॉपर्टी खाली कर दे। अच्छा मान लो अगर आपने उससे खाली करा ली, तो क्या आप अपनी ही कोई और प्रॉपर्टी उसको दे देंगे कि ये वाली छोड़ दो, तो यहां पे रख लो, श्याम घर वाली खाली कर दो, उनको स्वरूप नगर वाला घर दे देते? नहीं। तीसरी कंडीशन, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। मतलब वो टेनेंट कहां, रोड पे रहता हो? हाँ, ओनर एसएससी लैंडलॉर्ड की किसी और प्रॉपर्टी में ना रहता हो, बाकी जहां रहना वहां रहे। ठीक। अच्छा ये सब भी हो गया, खाली भी करा ली, लेकिन जो किराया नहीं दिया, क्या इसको वसूलने की कोशिश करेंगे कि छोड़ देंगे? करेगा एक जेन्युइन इंसान। तो इसको कोशिश करने का मतलब है या तो आपने केस फाइल किया हो, या फिर आप एओ को, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, समझ गए? एओ, या तो एओ को आप ये भरोसा दिला पाए कि सर इसके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करते तो वो यूजलेस थी, मेरा ही खर्चा हो जाता, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जैसे अभी वो 99 मर्डर, क्या करते वो, इसके ऊपर इतने चार्जेस लग रहे, हम क्या केस फाइल करने जा रहे हैं, उसकी इज्जत पे धब्बा लगेगा कि रेंट नहीं दिया, वो इतने बड़े बड़े केसेस झेल रहा है सर। फोर्थ कंडीशन, द एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप या टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट, या फिर और सेटिस्फाइज द एओ दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस। ये 4 कंडीशन, पहली टेनेंसी बोनाफाइड हो, दूसरी टेनेंट ने वैकेट कर दिया हो या आपने कंपेल कर दिया हो टू वैकेट प्रॉपर्टी, तीसरी वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी में ना रह रहा हो, चौथी किराया वसूलने के लिए आपने सारे स्टेप्स लिए हैं, या फिर आप एओ को सेटिस्फाई कर पाए कि लीगल प्रोसीडिंग्स यूजलेस होते। ये चारों की चारों कंडीशन पूरी होती हैं तो स्टेप 2 में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस होता है, नहीं तो नहीं माइनस होता। अब जब क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है वो भी सुन लें। क्वेश्चन में या तो ऐसे बोलेगा कि सर अनराइज रेंट दिया है एंड ऑल दी कंडीशन गिवन अंडर रूल 4, ये बेसिकली जो है ना ये रूल 4 है, मैंने लिखा नहीं जान उसके कितना भोजन आपके ऊपर ना पड़े। ऑल दी कंडीशन ऑफ अनराइज रेंट आर फुलफिल्ड। अब अगर ऐसा बोल रहा है तो आप क्या करेंगे?
एनुअलाइज रेंट दिया मान लो 50,000 रुपए, और कह रहा सारी कंडीशन पूरी हो गई है, क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और अगर अनराइज रेंट दिया और कह कंडीशन नहीं पूरी हुई है तो नहीं माइनस करेंगे। और अगर अनराइज रेंट दिया और कुछ नहीं बता रहा कंडीशन पूरी हुई है कि नहीं हुई है, न दे रहा है, तो क्या करोगे? तो मानोगे कि पूरी हो गई है और माइनस कर देंगे। बिना माइनस करे नहीं आएंगे कि हमको तो दिया नहीं, हमसे बोला होता। ऐसा कुछ नहीं है, आप फूफा जी नहीं है। समझ गए ना बात को? हम यही मानेंगे कि पूरी। इन शॉर्ट जब तक ये नहीं बोलेगा कि पूरी नहीं हुई, हम अपने मन से कभी नहीं मानते कि पूरी नहीं हुई। और अगर लिखने को आ गया थ्योरी में, तो ये चारों एज इट इज ऐसे ही लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, वापस चलते हैं। तो पहली आपने स्टेप पढ़ ली एक्सपेक्टेड रेंट, दूसरे में आपने पढ़ लिया एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल निकालना है, जिसमें से आपको अनरिलाइज्ड रेंट माइनस करना है, लेकिन लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस नहीं करनी। स्टेप 3 में क्या करते हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2 को बहुत ध्यान से देखते हैं, और दोनों में जो हायर होती है वो हमारी होती है स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या होती है, फिर से सुनो, स्टेप 1 और स्टेप 2 व्हिचएवर इज हायर। सर स्टेप 4 क्या होती है? स्टेप 4 होती है बेटा लॉस ड्यू टू वैकेंसी। जितना भी आपका अगर वैकेंसी की वजह से मान लो 1 महीने खाली रहा, 10,000 रुपए महीने का किराया है, तो स्टेप 4 है 10,000 रुपए। 1 महीना खाली रहा, 2 महीना खाली रहा, 20,000 रुपए। जितना वैकेंट रहने की वजह से नुकसान हुआ वो स्टेप 4 है। और जब स्टेप 3 में से स्टेप 4 आप माइनस कर देंगे, तो जो स्टेप 5 आएगी वही आपकी अपनी जीएवी होगी। स्टेप 5 मतलब 3 माइनस 4 जो होती है वो स्टेप 5 होती है। तो 5 स्टेप में काम है। पहली स्टेप में एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, एक्सपेक्टेड रेंट के लिए फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यू व्हिचएवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। दूसरी स्टेप में पूरे 12 महीने का किराया लेना, सिर्फ अनरिलाइज्ड रेंट माइनस करना, लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस नहीं करना। तीसरी स्टेप में इन दोनों स्टेप को बहुत घूर घूर के देखना, और दोनों में जो ज्यादा होगी वो तीसरी होगी, ठीक है ना। और तीसरे में से क्या करना, लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर देना, आपकी अपनी जीएवी आ जाएगी। स्टेप 3 में लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर देंगे, जीएवी आ जाएगी। स्टेप 3 कैसे आएगी? स्टेप 1 और 2 व्हिचएवर इज हायर। एक ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं, ये जरूर आप करके आइएगा। बहुत आराम से बिना आंसर देखे करेंगे, आप आराम से होगा। 5 केसेस हैं इसमें भी, और आपको इन 5 केसेस में जीएवी निकालनी है। करेंगे, ट्राई करके आएंगे इसको। थैंक यू सो मच।